नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसे मुद्दे के साथ आप सभी लोगों को जोड़ रहे हैं, आप सभी लोगों के साथ वार्ता करने वाले हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही फायरिंग है। यानी कि सुनते ही या तो आग लग जाए या तो दिल को तसल्ली हो जाए। दो प्रकार के लोगों को इस वीडियो से दो प्रकार के लोग उत्पन्न होंगे। एक को देखने के बाद आग लगेगी और दूसरा देखने के बाद खुश होगा या कहें कि उसके दिल को शीतलता प्रदान होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आप सभी लोगों से एक थोड़ी सी निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका ये चैनल विधिक जागरूकता, विधि से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया है ताकि हर व्यक्ति को विधि से संबंधित नवीन जानकारियां और जो हमारी पुरानी विधियां हैं उनसे संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। उसी क्रम में आज हम आपसे जुड़े हैं एक PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत PIL आता है। जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे तो उसमें आप समझते होंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म और PIL का क्या रिश्ता है और जस्टिस PN भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने किस प्रकार से तमाम मुकदमों में फिर किस प्रकार से PIL को जो है भारत के अंदर मान्यता दी और फिर तमाम जो है पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में PIL लगातार होते रहे, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण से लेकर हो, ध्वनि प्रदूषण से लेकर हो, गंगा प्रदूषण से लेकर हो, उसके शुद्धिकरण से लेकर तमाम जो भी मुद्दे हैं, या किसी को इनलीगल डिटेन कर लिया गया, तमाम प्रकार के मुद्दे होते हैं जो भी पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित होता है। उसके लिए जहाँ कि जैसे कोई मुद्दा है, आप एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के अधिकार इन्फ्रिंज होते हैं तो आप फंडामेंटल राइट में कहा गया है कि आर्टिकल 32 में जाकर के उनके अधिकारों से संबंधित जो अतिक्रमण हुआ है उससे आप अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्तियों का पूरा समुदाय है, समूह है, 100, 200, 500 लोग, एक पूरा समूह जो है प्रभावित हो रहा है तो वो पब्लिक कहे जाते हैं, फिर एक इंडिविजुअल नहीं कहा जाता है। और जब कोई चीज पब्लिक हो जाती है तो वो फिर रिट से हट करके PIL में चली जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट में चली जाती है। तो वो आती है, उस मुकदमे का नाम होता है, उस केस का नाम हो जाता है PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ठीक इसी प्रकार की एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल की गई है। अभी मुंबई विश्वविद्यालय से विधि के छात्र रहे करुणेश शुक्ला ने ये याचिका दायर की है। करुणेश शुक्ला ने, उनके अनुसार उन्होंने जो याचिका दायर की है उसमें कुरान को हिंदुस्तान में बैन करने की मांग की गई है और ये कहा गया है कि कुरान जो है वो भारतीय संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता वाला पार्ट है कि भारत के सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट के तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, कि सभी व्यक्ति को अपने धर्म के, अपने संप्रदाय की जो मान्यताएं हैं, जो उनकी संस्कृति सभ्यता है, बोली भाषा है, रहन सहन है, उसको बनाए रखने का, उसके संवर्धन का, उसके प्रचार प्रसार का पूरा अधिकार होगा। तो उसी क्रम में वो जनहित याचिका आई है कि जो आर्टिकल 26 में फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 26 में हमें प्राप्त हुआ है वो उसके वायलेशन में है। साथ ही साथ उसका जब आप उसकी आयत 9 सूरा 5, आयत का मतलब होता है अध्याय, सूरा का मतलब होता है श्लोक। जैसे कि अगर आप संस्कृत में समझेंगे तो आयत का मतलब होता है अध्याय, सूरा का मतलब होता है श्लोक, यानी कि अध्याय 9 के श्लोक 5 में जब आप जाएंगे कुरान के तो वहां पर ये सीधे सीधे कहा गया है कि जो काफिर लोग होते हैं, उसमें काफिर की परिभाषा भी दी गई है कि काफिर मतलब वो जो मूर्ति पूजक होते हैं, बहुदेव उपासक होते हैं, ऐसे लोग जो है वो काफिर की श्रेणी में आते हैं, या वो कह लेंगे कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो काफिर की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे काफिर लोगों को उनके अनुसार धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उसमें यह भी कहा गया साथ ही साथ 6वें नंबर में सूरा में कि ऐसे व्यक्तियों को, मुसलमानों को ये चाहिए कि वो घात लगा करके ऐसे व्यक्तियों पर हमला करें और ऐसे व्यक्तियों को धरती पर से समाप्त कर दें, क्योंकि ऐसे लोग इस्लाम के लिए खतरा है। तो ऐसे आयतें जो हैं वो पहली बात तो धार्मिक स्वतंत्रता को छीड़ करती हैं, समाप्त उसके इन्फ्रिंज में है, उसका वायलेशन करती हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन जीने का अधिकार और साथ ही साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, उन दोनों अधिकारों को का हनन करती है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि जब से जुडिशियल एक्टिविज्म आया है, इसीलिए मैं बार बार जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करता हूं, क्योंकि जब से जुडिशियल एक्टिविज्म आया है हिंदुस्तान के अंदर, आर्टिकल 21 या यूं कहें कि आर्टिकल 21 ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का रूप ले लिया है, या मिनी फंडामेंटल राइट वाले पोर्शन को आधा पूरा फंडामेंटल राइट एक तरफ और आर्टिकल 21 एक तरफ। और जहां भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या कहीं भी जो ह्यूमन राइट्स हैं या जो भी लीगल राइट्स एक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं किसी देश के अंदर, जहां भी ये विवाद की स्थिति आती है कि ये जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं, और जब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रिटेशन के लिए जाता है तो ऐसे लगभग 65 से 70 मामले अब तक हो चुके हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अधिकारों को
लीगल राइट से निकाल करके और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से हटा करके फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया। उसमें से एक आप समझ रहे होंगे आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में ऐड किया गया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये बातें हैं। और इसी प्रकार से साथ साथ राइट टू लिव विद डिग्निटी, डाई विद डिग्निटी, पर्यावरण मुक्त वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छे रहन सहन, अच्छी सुविधाएं, अच्छा स्वास्थ्य, ये सारी चीजें आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती हैं। और आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में जो आपको विचार, वाक और अभेद की स्वतंत्रता प्राप्त है, वो भी आर्टिकल 21 में जाके कवर होती है। और उसी आर्टिकल 21 के वायलेशन की बात की गई है कि ये जो आयत 9 की सूरा नंबर 5 और सूरा नंबर 6 है, वो आर्टिकल 21 में जो पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है और साथ ही साथ राइट टू लाइफ की बात की गई है, क्योंकि सीधे सीधे उसमें मारने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं सीधे जब हमारा संविधान ये कहता है कि नो पर्सन सेल डिप्राइव्ड फ्रॉम द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कि जो विधि द्वारा विहित प्रक्रिया है, यानी सम्यक विधिक प्रक्रिया है, उसके अतिरिक्त, यानी कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त किसी अन्य विधि के द्वारा किसी को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या कुरान या कुरान को मानने वाले लोग भारतीय संविधान के ऊपर हैं? क्या वो कुरान को भारतीय संविधान के ऊपर की संज्ञा देते हैं? और अगर ऐसा है तो अगर वो अपने आप को भारतीय संविधान से शासित नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों को भारतीय संविधान द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं, जो रेमेडीज हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनसे उनको बाहर कर देना चाहिए। और अगर वो भारत के संविधान, क्योंकि भारत का संविधान है तो भारत गणराज्य है, और अगर वो भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं तो भारत गणराज्य के वो हिस्सा भी नहीं है, तो भारत की सुविधाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखनी चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट में ये वाद है, और इसके संदर्भ में जो भी सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन होगा, जो भी हियरिंग होगी, इससे संदर्भित अन्य सभी जो भी मामले आएंगे, और अगर कोई PIL आती है और सुप्रीम कोर्ट में जो भी वर्डिक्ट होता है, और जो भी जो रिस्पोंडेंट का क्लाइंट काउंसिल होगा, और जो करुणेश शुक्ला जी, इनका जो भी ये अपने विचार रखेंगे कोर्ट के अंदर, जो भी जीरा होगी, उसके संदर्भित और वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। लेकिन अभी तक आप ये जान लीजिए कि ये मामला भी अब क्वेश्चन ऑफ लॉ के रूप में सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। आगे फर्दर अपडेट्स के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।